प्लान किया जो दुनिया के पावर डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। एम्पुरान इन मॉडर्न पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रक्चर। अगर हम कंटेम्प्रेरी दुनिया में देखें तो हम देख सकते हैं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो एक सम्राट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं पर भगवान नहीं हैं। जैसे कि वर्ल्ड के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो राजनीति को एक गेम की तरह चलाते, जो राजा भी होते और एक मास्टरमाइंड भी। अंडरवर्ल्ड डॉन्स और माफिया बॉसेस जो एक छुपा हुआ रूल चलाते हैं, जो दुनिया के बड़े पावरफुल लोगों से ज़्यादा असर डाल सकते हैं। कॉरपोरेट टाइकून्स और बिजनेस ओवरलॉर्ड जो राजनीति में डायरेक्टली नहीं होते पर पूरी इकॉनमी को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्पुरान का कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे एक इंसान दुनिया के इन सब पावर सर्कल्स को अपने हिसाब से चला सकता है बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के भी। एम्पुरान और लूसीफर यूनिवर्स के एक्सपेंशंस हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने कंफर्म किया है कि एम्पुरान सिर्फ एक सीक्वल नहीं है बल्कि एक यूनिवर्स बिल्डिंग मूवी है। इसका मतलब ये है कि लूसीफर का जो कैरेक्टर था वो सिर्फ एक शुरुआत थी, लेकिन एम्पुरान उसका पूरा इवोल्यूशन है। ये गॉड फादर पार्ट 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें स्टीफन सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं हो रहेगा बल्कि ग्लोबल ओवरलॉर्ड बनेगा। मूवी में एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइम और पॉलिटिक्स एंगल होगा जो इसे सिर्फ एक इंडियन गैंगस्टर मूवी से एक वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल थ्रिलर बनाएगा। एक इंसान का कैसा एब्सोल्यूट पावर की तरफ बढ़ना होता है और उस पावर का क्या नतीजा होता है ये भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ये सब इंडिकेट करता है कि एम्पुरान एक मास और क्लास दोनों के लिए थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। एम्पुरान एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड की कहानी है। अगर हम इस मूवी को साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के रूल्स चेंज करना चाहता है। वो सिर्फ पावर नहीं चाहता बल्कि वो दुनिया के नए रूल सेट करना चाहता है। उसकी कहानी एक अंडरडॉग से एक मास्टरमाइंड ओवरलॉर्ड बनने की कहानी है। वो किसी देश के सम्राट नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया के शासक जैसा बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एम्पुरान का असल मीनिंग है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो शुरुआत में एक आम आदमी था पर अब दुनिया का एक ओवरलॉर्ड बन चुका है। तो अगर हम एक कंक्लूजन पे आए तो क्यों एम्पुरान एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है? अगर हम एम्पुरान का मीनिंग और इसका लूसीफर यूनिवर्स में रोल देखें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पावर और कंट्रोल का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। ये किंग मेकर की कहानी है जो राजाओं को कंट्रोल कर सकता है। ये एक मास्टरमाइंड की कहानी है जो रूल्स बनाता है और बदल भी सकता है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पॉलिटिक्स, क्राइम और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स का एक अल्टीमेट प्लेयर बन चुका है। अगर लूसीफर एक पावर गेम का इंट्रोडक्शन था तो एम्पुरान अल्टीमेट पावर प्ले होने वाला है। ये एक सिंपल गैंगस्टर मूवी नहीं होगी बल्कि एक मास्टरमाइंड ओवरलॉर्ड की जर्नी होगी जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और पावर से भी बड़ा है। मोर देन अ किंग बट लेस देन अ गॉड। बस यही एम्पुरान का एक्चुअल। मोहनलाल की मच अवेटेड मूवी एम्पुरान अभी से बज़ क्रिएट कर रही है और प्री सेल्स रिपोर्ट ने कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी मलयालम सिनेमा की हिस्ट्री में एक नए रिकॉर्ड सेट कर सकती है। ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के हिसाब से ये मूवी सिर्फ एक केरला में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड एक हिस्टोरिक ओपनिंग लेने के लिए रेडी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्पुरान का प्री सेल पीस 58 करोड़ क्रॉस कर चुका है और फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 से 50 करोड़ तक पहुंचने का एस्टीमेट है। लेकिन क्या एम्पुरान गारंटीड ब्लॉकबस्टर होगी? क्या ये मलयालम सिनेमा का सबसे बड़ा हिट बन सकती है? इस एनालिसिस में हम बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, कंपटीशन और इसके सक्सेस फैक्टर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एम्पुरान का बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल, प्री सेल्स का ज़बरदस्त रिकॉर्ड। अब तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक एम्पुरान का प्री सेल्स
लगभग 58 करोड़ क्रॉस कर चुका है, जो मलयालम मूवी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक हिस्टोरिकल फिगर है। नॉर्मली मलयालम मूवीज़ में 20 से 25 करोड़ का प्री सेल्स भी बड़ी बात होती है, लेकिन एम्पुरान ने डबल से भी ज़्यादा प्री सेल्स रजिस्टर किए हैं, जो ऑडियंस की हाई एक्साइटमेंट को शो करता है। अगर हम कंपैरिजन करें तो लूसीफर जो 2019 में आई थी, उसका प्री सेल्स ₹25 करोड़ के आसपास था। फिर 2018 मूवी जो 2023 में आई, जिसमें टोविनो थॉमस थे, उसका प्री सेल्स 12 करोड़ का था। RDX 2023 में आई, जो एक एक्शन हिट थी, उसका प्री सेल्स सिर्फ 5 करोड़ था। मतलब एम्पुरान का हाइप ऑलरेडी मलयालम इंडस्ट्री की हर बड़े मूवी को बीट कर चुका है। फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक एम्पुरान का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 से 50 करोड़ के आसपास तक जा सकता है। अगर ये प्रेडिक्शन सच होता है तो ये मलयालम सिनेमा का बिगेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन होगा। लूसीफर 2019 का फर्स्ट डे कलेक्शन 13 करोड़ था। कुरूप 2021 में आई थी, जिसमें दुलकर सलमान थे, उसका फर्स्ट डे कलेक्शन 10 करोड़ था। 2018 मूवी जो 2023 में आई, जो ऑस्कर सबमिशन थी, उसका फर्स्ट डे कलेक्शन 8 करोड़ था। तो एम्पुरान अगर 40 से 50 करोड़ की ओपनिंग लेती है तो ये मलयालम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ सकता है। क्यों एम्पुरान इतना हाइप जनरेट कर रहा है? तो देखो, मोहनलाल का स्टारडम और लूसीफर का इम्पैक्ट। मोहनलाल सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि एक लीजेंडरी फिगर है। साउथ इंडियन सिनेमा में उनका एक डेडिकेटेड फैन बेस है, जो इनकी हर मूवी को सेलिब्रेशन बना देता है। लूसीफर जो 2019 में रिलीज़ हुई थी, मलयालम सिनेमा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी थी और 200 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन किया था। अब एम्पुरान उसी यूनिवर्स का डायरेक्ट सीक्वल है, जो ऑडियंस के अंदर और भी ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है। फैंस को ये देखना है कि स्टीफन का असली ट्रांसफॉर्मेशन कुरैशी अब्राम में कैसे होगा। पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन और विजन। पृथ्वीराज सुकुमारन एक ब्रिलियंट फिल्म मेकर हैं, जो लूसीफर के साथ एक पैन इंडिया ऑडियंस को इम्प्रेस ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और लार्जर देन लाइफ प्रेजेंटेशन ने मलयालम इंडस्ट्री को एक ग्लोबल अपील दी है। एम्पुरान का स्केल और भी बड़ा होने वाला है। इंटरनेशनल एक्शन सीक्वेंसेस, पावर पॉलिटिक्स और क्राइम थ्रिलर एलिमेंट। मोहनलाल का एक और भी पावरफुल अवतार, मल्टी लैंग्वेज रिलीज और पैन इंडिया रीच। एम्पुरान सिर्फ मलयालम में नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी में भी रिलीज़ होगी। ये पैन इंडिया रीच इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को और बूस्ट करेगा। रीसेंट एग्जाम्पल्स जो पैन इंडिया सक्सेस रहे हैं, जैसे KGF 2 2022 में आई थी, कन्नड़ा इंडस्ट्री को पैन इंडिया लेवल पर ले गया। विक्रम ये भी 2022 में आई थी। कमल हसन की मूवी जो तमिल से लेकर नॉर्थ इंडिया तक लिमिटेड और हिट रही थी। जेलर 2023 में आई थी। रजनीकांत की मूवी जो ऑल इंडिया ब्लॉकबस्टर बनी। एम्पुरान के केस में भी पैन इंडिया ऑडियंस रेडी है मोहनलाल को एक अल्टीमेट ओवरलॉर्ड के रूप में देखने के लिए। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? देखो, एम्पुरान के बॉक्स ऑफिस सक्सेस के लिए कंपटीशन फ्रॉम अदर बिग रिलीजेस। अगर एम्पुरान किसी और बिग बजट बॉलीवुड या साउथ इंडियन मूवी के साथ क्लैश होती है तो इसका बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट हो सकता है। अगर तमिल या तेलुगु में कोई बिग स्टार मूवी रिलीज़ हो रही हो तो उसका इफ़ेक्ट एम्पुरान के नॉन मलयालम मार्केट में पड़ सकता है। बजट एंड रिकवरी। एम्पुरान का बजट 200 से 250 करोड़ के बीच हो सकता है, जो मलयालम इंडस्ट्री के हिसाब से एक रिकॉर्ड बजट है। अगर मूवी को हिट होने के लिए 300 करोड़ का कलेक्शन चाहिए तो इसे हिंदी, तेलुगु मार्केट्स में भी सॉलिड परफॉर्मेंस देनी ही पड़ेगी। स्टोरी एक्सपेक्टेशंस। लूसीफर एक ब्रिलियंट पॉलिटिकल थ्रिलर थी, पर अगर एम्पुरान में स्टोरी वीक होती है या एग्जीक्यूशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स्ड आ सकता है। अगर हम एक फाइनल वर्डिक्ट दे तो क्या एम्पुरान सुपरहिट बनेगी? वाई इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर? देखो, मोहनलाल का स्टारडम और लूसीफर का स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग
58 crores का प्री सेल्स, ऑडियंस की ज़बरदस्त एक्साइटमेंट, पैन इंडिया रिलीज, हिंदी, तेलुगु, तमिल ऑडियंस का भी क्रेज़ होगा। बिगेस्ट मलयालम मूवी ओपनिंग है वो, 40 से 50 करोड़ का डे वन कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन और वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंसेस, ये कुछ ऐसी पॉइंट्स हैं जो इस मूवी को हिट बनाने में, ब्लॉकबस्टर बनाने में काम आएगी और इन्हीं वजह से ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है। लेकिन इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर कंपटीशन स्ट्रॉन्ग रहा तो बॉक्स ऑफिस ग्रोथ स्लो हो सकती है। स्टोरी लाइन अगर वीक हुई तो ऑडियंस रिस्पॉन्स भी मिक्स्ड हो सकता है। बजट रिकवरी का प्रेशर, मूवी का 300 करोड़ क्रॉस करना पड़ेगा। अगर कंटेंट सॉलिड रहा तो एम्पुरान मलयालम इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हिट बन सकता है और 500 करोड़ तक जा सकता है। लेकिन अगर कंटेंट एवरेज रहा तो भी ये एक हिट मूवी ज़रूर होगी। तो एक फाइनल प्रोडिक्शंस दे देते हैं कि ब्लॉकबस्टर बनने के लिए इस मूवी का लाइफ टाइम कलेक्शन 4 से 500 करोड़ अभी तक तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसका पॉसिबिलिटी है कि ये इतना कलेक्शन तो ज़रूर कर सकती है। बाकी ये मूवी रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा। एम्पुरान, द फर्स्ट मलयालम मूवी इन IMAX, अ हिस्टोरिक माइलस्टोन। ये क्या है? देखो, मोहनलाल की मच अवेटेड मूवी एम्पुरान, ऑल्सो नोन एज L2 एम्पुरान, अब सिर्फ एक सीक्वल या ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा के लिए एक नया हिस्टोरिक मोमेंट बनने जा रही है। ये मलयालम मूवी इंडस्ट्री की पहली मूवी होगी जो IMAX फॉर्मेट में रिलीज़ होगी, जो इंडस्ट्री की टेक्निकल और सिनेमेटिक इवोल्यूशन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। IMAX एक हाई रेजोल्यूशन सिनेमेटिक फॉर्मेट है जो विजुअल और साउंड एक्सपीरियंस को मैक्सिमम लेवल तक इन्हांस करता है और अब तक सिर्फ बॉलीवुड और साउथ इंडियन बिग बजट फिल्म्स ने ही इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने का मौका पाया। लेकिन अब एम्पुरान के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी IMAX एरा में एंटर कर रही है। इस डिटेल एनालिसिस में हम आपको बताते हैं कि IMAX फॉर्मेट का सिग्निफिकेंस, एम्पुरान के लिए IMAX का इम्पैक्ट, मलयालम मूवीज़ जो अब तक IMAX में नहीं आई, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे एम्पुरान मलयालम सिनेमा के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। IMAX फॉर्मेट क्या है और ये इतना स्पेशल क्यों है? तो देखो, IMAX द अल्टीमेट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, IMAX इमेज मैक्सिमम एक हाई रेजोल्यूशन मूवी फॉर्मेट है जो क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स और लार्जर देन लाइफ स्क्रीन साइज देता है। पावरफुल सराउंडेड साउंड सिस्टम के साथ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाता है। एस्पेक्ट रेशियो बड़ा होता है जो और डिटेल्स और डेप्थ दिखाता है। हाई डायनामिक रेंज यानी HDR और लेजर प्रोजेक्शन से हर सीन ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। IMAX मूवीज़ का ट्रेंड, साउथ सिनेमा में ग्रोथ। देखो, साउथ इंडियन मूवीज़ में IMAX का ट्रेंड रिसेंट ईयर्स में ग्रो हुआ है, जिसमें RRR जो 2022 में, तेलुगु मूवी ने फर्स्ट टाइम IMAX में रिलीज़ होकर रिकॉर्ड सेट किया। फिर है KGF चैप्टर 2 2022 में आई। कन्नड़ा फिल्म में भी IMAX में रिलीज़ हुई और मास ऑडियंस अट्रैक्ट किया। फिर है लियो, ये भी 2023 में आई। तमिल मूवी जो विजय की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, वो भी IMAX फॉर्मेट में आई। कल्कि 2898 AD 2024 में आई। तेलुगु मूवी जो IMAX में आने वाली बिगेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है। लेकिन अब तक कोई भी मलयालम मूवी IMAX फॉर्मेट में नहीं आई। एम्पुरान ये हिस्ट्री तोड़ने वाली पहली मूवी बनेगी। एम्पुरान का IMAX में आना क्या सिग्निफाई करता है? तो देखो, एम्पुरान सिर्फ एक सीक्वल तो नहीं है बल्कि मलयालम सिनेमा के स्केल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्रैंड विजन, लूसीफर 2019 में जो आई थी, मलयालम सिनेमा की फर्स्ट 200 से ऊपर क्लब में, 200 करोड़ क्लब में मूवी बनी। एम्पुरान इस यूनिवर्स को और बड़ा करेगी एक पैन इंडिया और ग्लोबल स्केल पर। पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका विजन एक लार्ज स्केल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लाना है। IMAX में रिलीज़ होने का मतलब है कि ये मूवी सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस के लिए रेडी हो रही है।
एक्शन सीक्वेंसेस और सिनेमैटिक स्केल। एम्पुरान में लार्जर देन लाइफ एक्शन और ग्लोबल लेवल सीक्वेंसेस होने वाली हैं, तो आईमैक्स में और भी ग्रैंड लगेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूटिंग हो रही है, जैसे कि यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड रशिया। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स स्पेसिफिकली आईमैक्स के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। वीएफएक्स और सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड क्लास होने वाली है, जो इसे जॉन विक या मिशन इम्पॉसिबल लेवल तक बना सकती है। आईमैक्स का मलयालम सिनेमा में आना एक न्यू रिवॉल्यूशन। एम्पुरान का आईमैक्स रिलीज एक ट्रेंड सेटर मोमेंट होगा, जो मलयालम फिल्म मेकर्स को मोटिवेट करेगा कि फ्यूचर मूवीज़ में भी आईमैक्स का यूज़ करें। क्या कोई मलयालम मूवी पहले आईमैक्स में रिलीज हुई है? पास्ट अटेम्प्ट। मलयालम मूवीज़ का लिमिटेड स्कोप। अब तक कोई भी फुल फ्लेश्ड मलयालम मूवी आईमैक्स में रिलीज़ नहीं हुई है। मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी 2021 में आई थी। ये एक विजुअली स्टनिंग पीरियड ड्रामा थी, लेकिन आईमैक्स फॉर्मेट में नहीं आई थी। फिर है मिन्नल मुराली, जो 2021 की मूवी है। फर्स्ट मलयालम सुपर हीरो मूवी थी, जो आईमैक्स वर्दी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव रिलीज़ होने की वजह से आईमैक्स में नहीं आ पाई। फिर 2018 मूवी, जो 2023 में रिलीज़ हुई, इंडिया का ऑस्कर एंट्री था, लेकिन आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज़ नहीं हुई थी। क्या एम्पुरान के बाद मलयालम मूवीज़ आईमैक्स में आएंगी? देखो, एम्पुरान के बाद मलयालम फिल्म मेकर्स भी बिगर स्क्रीन फॉर्मेट पे फोकस करेंगे। फ्यूचर मूवीज़ जैसे L3 अगर एम्पुरान का सीक्वल होता, या कोई एक्शन हैवी मूवी भी आईमैक्स में आ सकती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बजट्स और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव हो सकते हैं इस आईमैक्स की वजह से। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन आईमैक्स कितना हेल्प करता है? देखो, बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन में तो एम्पुरान आईमैक्स से कितना कमा सकती है, ये भी एक पॉइंट है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि आईमैक्स रिलीज एम्पुरान का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 से 15% बूस्ट कर सकता है। आईमैक्स टिकट नॉर्मल से 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइस में बिकते हैं। ग्लोबल ऑडियंस आईमैक्स वर्जन्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो ओवरसीज़ कलेक्शन और ज़्यादा हो सकता है। मलयालम सिनेमा के लिए एक नई प्रीमियम ऑडियंस बेस का क्रिएशन होगा। ओपनिंग डे कलेक्शन ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक एम्पुरान का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 से 50 करोड़ तक हो सकता है। अगर आईमैक्स स्क्रीन पे भी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही, तो 50 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डे अचीव हो सकता है। अगर हमें किस पे एक फाइनल वर्डिक्ट दे कि एम्पुरान की आईमैक्स रिलीज़ एक गेम चेंजर है, तो और ये क्यों एक बिग डील है मलयालम सिनेमा के लिए, तो देखो, फर्स्ट एवर मलयालम मूवी तो रिलीज़ इन आईमैक्स एक हिस्ट्री मेकिंग मोमेंट रहेगी। मोहनलाल और पृथ्वीराज का पैन इंडिया और ग्लोबल स्केल विजन, बिगेस्ट एक्शन सीक्वेंसेस, हाई बजट विजुअल्स और सिनेमैटिक ग्रैंडर। आईमैक्स फॉर्मेट से ऑडियंस एंगेजमेंट और भी स्ट्रॉन्ग होगा। बॉक्स ऑफिस पर 400 से 500 करोड़ का पोटेंशियल भी होगा। अब इसमें देखो, कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं? आईमैक्स स्क्रीन्स लिमिटेड होते हैं, तो रीच लिमिटेड हो सकती है। अगर स्टोरी एग्जीक्यूशन वीक हुई, तो हाई एक्सपेक्टेशंस ब्रेक हो सकती है। मलयालम इंडस्ट्री की आईमैक्स ऑडियंस बिल्ड होने में टाइम लगेंगे। और अगर हम इसका अल्टीमेटम प्रेडिक्शन दें, तो एम्पुरान आईमैक्स में मलयालम इंडस्ट्री के लिए एक रिवॉल्यूशन ला सकती है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा, तो ये मूवी 500 से ऊपर 500 करोड़ से भी ऊपर तक जा सकती है और एक हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर बन सकती है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मच अवेटेड मूवी L2 एम्पुरान अभी से एक मैसिव बज़ क्रिएट कर रही है। 2019 की ब्लॉकबस्टर लूसीफर का ये डायरेक्ट सीक्वल है, जो मलयालम सिनेमा का पहला 200 करोड़ क्लब में शामिल होने वाला मूवी था। L2 एम्पुरान सिर्फ एक सीक्वल नहीं, बल्कि लूसीफर सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक एक्सपेंशन है, जो एक पैन इंडिया और ग्लोबल लेवल थ्रिलर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मूवी का जो नाम है L2 एम्पुरान, ऐसा क्यों रखा गया? इस नाम में 2 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। L2 जो इंडिकेट करता है लूसीफर का सीक्वल है ये।
एम पुराण जो एक फिलोसफिकल और सिंबॉलिक नाम है जिसका मीनिंग बहुत ही इंटेंस और गहरा है। इस डिटेल एनालिसिस में हम L2 का मतलब और इसका कनेक्शन लूसीफर से, एम पुराण टाइटल का एक्चुअल मीनिंग और उसके पीछे की फिलॉसफी, लूसीफर यूनिवर्स का एक्सपेंशन और स्टीफन का एवोल्यूशन, मूवी का थीमेटिक डेप्थ और स्टोरी टेलिंग इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि ये नाम इस मूवी के लिए इतने स्पेशल क्यों हैं। L2 नाम का फर्स्ट पार्ट और लूसीफर का कनेक्शन। देखो, L2 एम पुराण का फर्स्ट पार्ट यानी L2 क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये लूसीफर का सीक्वल है। लूसीफर जो 2019 में आई थी। लूसीफर एक पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर थी जिसमें मोहनलाल का स्टीफन एज नोन एज खुरेशी अब्राम का कैरेक्टर पावर और डिसेप्शन की एक मास्टर क्लास था। L2 का मतलब क्या है? L स्टैंड्स फॉर लूसीफर जो पहली मूवी का टाइटल था। 2 सिग्निफाई करता है कि ये सेकेंड पार्ट है यानी डायरेक्ट सीक्वल। ये कंफर्म करता है कि स्टोरी लूसीफर से कनेक्टेड होगी और उसका कॉन्टिन्यूशन होगी। लूसीफर से L2 तक का जर्नी। अगर हम लूसीफर की कहानी देखें तो स्टीफन एक पावरफुल पॉलिटिकल फिगर है लेकिन उसका असली आइडेंटिटी एक मिस्ट्री है। मूवी के एंड तक रिवील होता है कि वो खुरेशी अब्राम है, एक अंडरवर्ल्ड ओवरलॉर्ड जो ग्लोबल पावर प्ले में इन्वॉल्व है। लूसीफर में जो भी पॉलिटिकल और क्रिमिनल कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए गए थे वो सिर्फ एक छोटी शुरुआत थी। L2 इस जर्नी को और बड़ा करेगा और दिखाएगा कि स्टीफन का असली रोल पावर की दुनिया में क्या है। ये नाम डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि ये लूसीफर के फैंस के लिए एक बिगो एंड बोल्ड एक्सपीरियंस होने वाला है। एम पुराण नाम का रियल मीनिंग और इसका सिंबॉलिज्म। एम पुराण एक मलयालम टर्म है जिसका मीनिंग डीप और फिलोसफिकल है। एम पुराण का तो लिटरल मीनिंग होता है। डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने एक इंटरव्यू में ये क्लैरिफाई करा था कि एम पुराण का मतलब होता है मोर देन अ किंग लेस देन अ गॉड। ये एक ओवरलॉर्ड को सिग्निफाई करता है यानी एक इंसान जो दुनिया का एक बड़ा शासक है लेकिन डिवाइन लेवल तक नहीं पहुंचा। पावर और अथॉरिटी का एक अल्टीमेट फॉर्म। एम पुराण और स्टीफन का कनेक्शन। लूसीफर में स्टीफन सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर प्लेयर था। एम पुराण में उसका असली ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा, एक ऐसे इंसान का जो राजाओं से भी बड़ा है लेकिन भगवान नहीं। वो एक मास्टरमाइंड है जो दुनिया की पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करता है। ये नाम कंफर्म करता है कि एम पुराण एक नॉर्मली पॉलिटिकल थ्रिलर नहीं बल्कि एक लार्जर देन लाइफ पावर गेम होने वाला है। एम पुराण का माइथोलॉजिकल और रिलीजियस एंगल। हिंदू और द्रविडियन माइथोलॉजी में एम पुराण का कॉन्सेप्ट। हिंदू और साउथ इंडियन कल्चर में ओवरलॉर्ड या एम पुराण का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही रहा है। तमिल और मलयालम टेक्स्ट में एम पुराण का यूज़ एक सुप्रीम रूलर या डिवाइन फिगर के लिए यूज़ होता है। शिव और विष्णु के अवतार्स को भी कभी कभी एम पुराण जैसे टाइटल दिए गए हैं जो एक सम्राट से बड़ा होता है। महाभारत में कृष्ण भी एक ओवरलॉर्ड की तरह प्रेजेंट होते हैं, एक राजा की तरह प्रेजेंट होते हैं और एक मास्टरमाइंड भी हैं वो। लूसीफर से जुड़ा क्रिश्चियन सिंबॉलिज्म। लूसीफर का नाम ही क्रिश्चियन सिंबॉलिज्म से इंस्पायर्ड था। लूसीफर को बाइबल से एक फॉलन एंजल माना जाता है जो पावर एंड डिसेप्शन का मास्टर है। एम पुराण का मीनिंग भी सिमिलर है, एक ऐसा इंसान जो भगवान नहीं लेकिन दुनिया का अल्टीमेट रूलर बनने की कोशिश कर रहा है। स्टीफन का कैरेक्टर एक ऐसे फिगर को रिप्रेजेंट करता है जो दुनिया के पावर डायनामिक्स को रिडिफाइन करता है। L2 एम पुराण एक ग्लोबल पावर स्ट्रगल की कहानी, पॉलिटिकल एंड क्राइम थ्रिलर से एक ग्लोबल सागा तक। लूसीफर एक केरला सेंट्रिक पॉलिटिकल थ्रिलर थी लेकिन एम पुराण का स्केल इंटरनेशनल होने वाला है। स्टीफन सिर्फ एक इंडियन पॉलिटिकल नहीं बल्कि एक अंडरवर्ल्ड एम्पायर का किंग है। अंडरवर्ल्ड ग्लोबल माफिया, पॉलिटिक्स एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज का मिक्स होगा। यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड रशिया जैसे लोकेशंस पर स्टोरी एक्सपैंड होगी। क्या एम पुराण में स्टीफन अभी भी विलन या हीरो है? देखो, लूसीफर के एंड तक स्टीफन एक ग्रे कैरेक्टर था, एक मास्टरमाइंड जो पॉलिटिक्स को अपनी मर्जी से चलाता था।
एम पुराण में उसका और बड़ा एवोल्यूशन होगा। क्या वो एक हीरो बनेगा या एक अल्टीमेट एंटी हीरो? क्या उसका मिशन दुनिया के लिए अच्छा है या सिर्फ उसकी पावर के लिए है? ये क्वेश्चन एम पुराण को और भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। L2 एम पुराण नाम का बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट तो देखो, नाम से ऑडियंस एक्साइटमेंट। L2 एम्पुरार एक पावरफुल एंड यूनिक टाइटल है जो ऑडियंस के इंटरेस्ट को बड़ा बना रही है। लूसीफर का डायरेक्ट सीक्वल होने की वजह से हाइप ऑलरेडी तो हाई है ही। एम पुराण का फिलोसफिकल लीक की वजह से मेकर्स को इसे पहले रिलीज करना पड़ा, जिसमें एक 3 मिनट 50 सेकंड का पावर पैक्ड क्लिप्स दिया गया है, जिसमें मोहनलाल का आइकॉनिक कैरेक्टर स्टीफन एज नोन एज खुरेशी अब्राम एक और भी पावरफुल अवतार में वापस आता है। ट्रेलर सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर होने का प्रॉमिस नहीं करता, बल्कि ये दिखाता है कि एम पुराण एक ग्लोबल लेवल सागा होने वाला है जो पॉलिटिक्स, क्राइम, पावर स्ट्रगल्स और बिट्रेयल से भरी होगी। सचिन खिरेकर के डायलॉग से ट्रेलर की शुरुआत होती है, जो ये क्लियर करता है कि पीके रामदास की लेगेसी उसके बच्चों में नहीं बल्कि उसके फॉलोवर्स में है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये ट्रेलर एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरता है? क्या लूसीफर का सीक्वल और भी पावरफुल है? ट्रेलर में क्या हाई पॉइंट्स है और क्या वीक लगता है? क्या ये मूवी मोहनलाल के करियर की सबसे बड़ी मूवी बन सकती है? इस डिटेल रिव्यू में हम ट्रेलर का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या L2 एम पुराण मलयालम सिनेमा का नेक्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर बनने वाला है। ट्रेलर की स्टोरी लाइन का ब्रेकडाउन। ट्रेलर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को हाईलाइट करता है जो कि इंडियन पॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक रियलिटी भी है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि खुरेशी अब्राम एज नोन एज स्टीफन को एक मिस्टीरियस आइडेंटिटी माना जाता है। कुछ लोग उसे एक मसीहा यानी रखवाला के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ लोग एक धमाका यानी थ्रेट के रूप में देख रहे हैं। स्टीफन का कैरेक्टर एक और भी कॉम्प्लेक्स फेज में आ चुका है, जिसमें पावर स्ट्रगल और भी इंटेंस होने वाला है। अंडरवर्ल्ड और पॉलिटिक्स का एक डेंजरस मिक्स दिखाया गया है। ट्रेलर के पॉजिटिव पॉइंट्स। मोहनलाल इलेक्ट्रीफाइंग स्क्रीन प्रेजेंस। मोहनलाल एज खुरेशी अब्राम एक बार फिर धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं। उनका ऑरा और बॉडी लैंग्वेज एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस और मास्टरमाइंड कैरेक्टर का इंडिकेशन देती है। लूसीफर में उनका रोल ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ था, पर यहाँ और भी पावरफुल अवतार में दिख रहा है। एक मास्टरमाइंड जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइम और पावर सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है। ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन। पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन और विजुअल्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। इंटरनेशनल लोकेशंस, ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और वीएफएक्स इफेक्ट वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं। आईमैक्स में ये मूवी एक विजुअल ट्रीट होने वाली है। कैमरा एंगल्स एंड बैकग्राउंड स्कोर एक ग्लोबल थ्रिलर की फील देते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस। ट्रेलर में जो एक्शन शॉट्स दिखाए गए हैं वो इंटेंस और रियल लगते हैं। गन फाइट्स, चेस सीक्वेंसेस, पावर पैक डायलॉग्स मूवी का टोन सेट करते हैं। खुरेशी अब्राम का एक प्रॉपर एक्शन हीरो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल का परफेक्ट ब्लेंड। ट्रेलर में पूरी कहानी रिवील नहीं की गई है, सिर्फ एक टीजर दिया गया है। स्टीफन एक हीरो है या एक एंटी हीरो, ये सस्पेंस ऑडियंस को इंट्रिग्यू कर रहा है। अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स और बिट्रेयल की लेयर्ड स्टोरी टेलिंग दिख रही है। ट्रेलर के नेगेटिव पॉइंट्स। स्टोरी रिवील कम हुई है, ऑडियंस को कंफ्यूजन हो सकती है। ट्रेलर बहुत मिस्टीरियस है और एक सॉलिड प्लॉट लाइन नहीं बताता। कुछ लोग इसको ज़्यादा क्रिप्टिक कह सकते हैं क्योंकि स्टोरी का बेसिक थीम क्लियर नहीं। ये मलयालम सिनेमा की बिगेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन हो सकती है। पैन इंडिया और इंटरनेशनल ऑडियंस
एल टू एम पुराण, क्या ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है? तो इसका एक सिंपल आंसर है डायरेक्टली नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन इसमें कई रियल वर्ल्ड इंस्पिरेशंस और पावर पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस है। ये एक प्योर फिक्शनल स्टोरी है जो एक लार्जर देन लाइफ पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर है। खुरैशी अब्राम यानी स्टीफन एक रियल पर्सन नहीं है बल्कि क्राफ्टेड कैरेक्टर है। पॉलिटिक्स, क्राइम, सिंडिकेट्स, इंटेलिजेंट नेटवर्क्स एंड ग्लोबल पावर स्ट्रगल का रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल दिखाया गया है। मूवी के अंदर जो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसीज और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस दिखाए गए हैं उनका कनेक्शन रियल वर्ल्ड सिनारियो से हो सकता है। तो टेक्निकली एल टू एम पुराण एक रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, पर ये रियल लाइफ पॉलिटिक्स और पावर डायनामिक्स से इंस्पायर्ड हो सकती है। लूसीफर और एम पुराण के पॉसिबल इंस्पिरेशंस। देखो, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम और पावर प्ले। लूसीफर में दिखाया गया था कि किस तरह एक पॉलिटिकल लीडर के डेथ के बाद पावर स्ट्रगल होता है। ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भी देखा गया है, जिसमें एक लीडर के जाने के बाद पावर शिफ्ट और मैनिपुलेशंस भी होते हैं। पॉलिटिकल डायनेस्टी, करप्ट लीडर्स और अंडरडॉग डीलिंग्स का इन्फ्लुएंस रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स से मैच करता है। फॉर एग्जाम्पल, इंदिरा गांधी का असैसिनेशन के बाद राजीव गांधी का राइज, तमिलनाडु में जयललिता की डेथ के बाद AIADMK का पावर स्ट्रगल। ये सब पॉलिटिकल थीम्स लूसीफर और एम पुराण की स्टोरी लाइन से सिमिलर लगते हैं। अंडरवर्ल्ड एंड ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट। एल टू एम पुराण में स्टीफन एज नोन एज खुरैशी अब्राम एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रोल प्ले कर रहे हैं जो ग्लोबल लेवल पावर प्लेयर है। ये इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट और माफिया बॉसेस से इंस्पायर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दाऊद
मेंशन किया गया था। लूसीफर सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक हाई इंटेंसिटी स्ट्रगल थ्रिलर है जो पावर, स्ट्रगल, अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस एंड लीडरशिप की थीम्स को शोकेस करती है। ये लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर स्टीफन यानी मोहनलाल के अराउंड घूमती है, जो एक मिस्ट्री फिगर है और केरला के पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिडन मास्टरमाइंड है। एक डिटेल्ड कहानी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका। लूसीफर का कंप्लीट प्लॉट समरी, मेन कैरेक्टर और उनका रोल, मूवी का क्लाइमैक्स और हिडन मीनिंग्स, लूसीफर का सीक्वल एल्टो एम्पुरान के साथ इसका कनेक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लूसीफर का मूवी का प्लॉट और समरी, पॉलिटिकल पावर स्ट्रगल की शुरुआत। केरला के सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन पीके रामदास की मौत होती है, जो स्टेट के एक रिस्पेक्टेड लीडर थे। उनकी डेथ के साथ ही स्टेट में पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि उनका एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं है। पीके रामदास एक ऑनेस्ट एंड विजनरी लीडर थे, जो स्टेट में एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लेगेसी छोड़ कर गए हैं। उनके सपोर्टर्स चाहते हैं कि उनका पॉलिटिकल लेगेसी सेफ रहे, लेकिन उनके आसपास के लोग इस पावर को लूटने की कोशिश कर रहे हैं। अब स्टेट पॉलिटिक्स में एक मेजर वार चालू हो जाता है, जिसमें एक तरफ पीके रामदास के सपोर्टर्स हैं और दूसरी तरफ उनके दुश्मन जो पावर चाहते हैं। बॉबी और विमल का एंट्री, कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होती है। पीके रामदास बड़े राइवल्स हैं। बॉबी और विमल ये दोनों पावर कैप्चर करना चाहते हैं और एक अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट के साथ मिलकर इलीगल पावर प्ले स्टार्ट करते हैं। बॉबी पीके रामदास के स्टेप्सन हैं, वो एक करप्ट और सेल्फिश पॉलिटिशियन है। विमल एक मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, जो बॉबी का राइट हैंड है। दोनों मिलकर ड्रग्स और क्राइम के थ्रू केरला पॉलिटिक्स को कंट्रोल करने का प्लान बनाते हैं। अब पीके रामदास का पूरा पॉलिटिकल देखता है। स्टीफन एक मास्टरमाइंड है, जो बॉबी और विमल के प्लान स्टीफन का अंडरवर्ल्ड एम्पायर और पॉलिटिकल पावर और भी बड़ा होने वाला है। एक्शन, पॉलिटिक्स और क्राइम थ्रिलर का एक अल्टीमेट ब्लेंड देखने को मिलेगा। फाइनल वर्डिक्ट, क्या लूसीफर एक मास्टरपीस थी? ये तो एम्पुरान में और भी अपग्रेड होगा। मूवी का प्लॉट, ट्विस्ट और एक्शन सीक्वेंस एक सिनेमेटिक ब्रिलियंस का एग्जाम्पल थे। अगर आपने लूसीफर नहीं देखी तो आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। एल्टो एम्पुरान वर्सेस भूल चूक माफ, क्या ये एक दूसरे को इफेक्ट करेगा? 2024 के सबसे बड़े सिनेमेटिक क्लैशेस में से एक होने वाला एल्टो एम्पुरान और भूल चूक माफ का बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट। एल्टो एम्पुरान 27 मार्च को रिलीज़ हो रही है, वहीं भूल चूक माफ 10 अप्रैल को बॉलीवुड में रिलीज़ हो रही है।
दोनों मूवीज डिफरेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एक मलयालम सिनेमा का बिगेस्ट सीक्वल है तो दूसरी एक बॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। लेकिन क्या ये दोनों मूवीज एक दूसरे को बॉक्स ऑफिस पर इफेक्ट करेंगी? इस डिटेल एनालिसिस पे हम देखेंगे दोनों मूवीज का जॉनर, ऑडियंस का कंपैरिजन, बॉक्स ऑफिस इम्पैक्ट, क्या ये मूवी एक दूसरे की अर्निंग्स कम करेगी, किस मूवी का ज़्यादा बेनिफिट होगा और कौन डोमिनेट करेगा। चलिए इन सब एस्पेक्ट को डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो देखो, एम्पुरान वर्सेस फूल चूक माफ जॉनर और ऑडियंस डिफरेंस। सबसे पहले दोनों मूवीज़ का जॉनर और टारगेट ऑडियंस बिल्कुल ही अपोजिट है, जो डिसाइड करेगा कि क्या ये एक दूसरे को इम्पैक्ट करेगा या नहीं। तो देखो, एल टू एम्पुरान एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर पैन इंडिया अपील है। इसका जॉनर जो है वो पॉलिटिकल एक्शन, क्राइम थ्रिलर एक्शन है। लीड स्टार मोहनलाल है, डायरेक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन है। टारगेट ऑडियंस साउथ इंडिया के हैं, जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ऑडियंस। हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस जो एक्शन थ्रिलर पसंद करते हैं। इंटरनेशनल व्यूवर्स जो हाई बजट पॉलिटिकल थ्रिलर पसंद करते हैं। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, लूसीफर 2019 का सीक्वल ऑलरेडी एक ब्लॉकबस्टर था। आईमैक्स रिलीज, फर्स्ट मलयालम मूवी जो आईमैक्स में रिलीज हो रही है। ग्लोबल अंडरवर्ल्ड, क्राइम एंड पॉलिटिक्स का बड़ा एंग। एल टू एम पुरानिक सीरियस हाई इंटेंसिटी थ्रिलर है जो मास और क्लास ऑडियंस दोनों को अपील करती है। भूल चूक माफ, a Bollywood romantic drama, family oriented movie. Genre romantic comedy. Lead star Rajkumar Rao, Vamika Gabbi, director Karan Sharma. Target audience Bollywood romantic comedy lovers, family audience जो लाइट हार्टेड मूवीज़ पसंद करते हैं। हिंदी बेल्ट एंड नॉर्थ इंडिया की मास ऑडियंस। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट इसकी क्या है? तो देखो, फ्रेश पेयरिंग ऑफ राजकुमार राव एंड वामिका गब्बर। एंटरटेनिंग रोम कॉम जो यंग ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगी। बॉलीवुड का फील गुड मसाला कंटेंट। भूल चूक माफ एक लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट मूवी है जो फैमिली और यूथ ऑडियंस को टारगेट करती है। क्या एल टू एम पुरान की रिलीज भूल चूक माफ को इफेक्ट करेगी? एल टू एम पुरान का डायरेक्ट इम्पैक्ट भूल चूक माफ पर नहीं होगा, पर इनडायरेक्टली एक दूसरे का बिजनेस इफेक्ट हो सकता है। लेकिन कैसे, ये हम डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू समझेंगे। रिलीज गैप, क्या एल टू एम पुरान का इम्पैक्ट भूल चूक माफ तक रहेगा? तो देखो, एल टू एम पुरान 27 मार्च को रिलीज़ हो रही है, जबकि भूल चूक माफ 10 अप्रैल को। दोनों मूवीज़ के बीच 14 दिन का गैप है, जो नॉर्मली सेफ होता है। लेकिन अगर एम पुरान ब्लॉकबस्टर बनी तो उसका डोमिनेंस चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, KGF चैप्टर 2 2022 का इफेक्ट एक महीने तक बॉक्स ऑफिस पर रहा था। जवान 2023 ने 3 वीक तक बॉलीवुड पर साउथ मार्केट कैप्चर कर लिया था। अगर एल टू एम पुरान भी एक मास ब्लॉकबस्टर बनी तो भूल चूक माफ के सीक्रेट्स स्क्रीन्स कम हो सकते हैं। पैन इंडिया ऑडियंस पैटर्न, हिंदी मार्केट कितना इम्पैक्ट होगा? एल टू एम पुरान का हिंदी डब्ड वर्जन भी रिलीज़ हो रहा है जो बॉलीवुड ऑडियंस से कंपटीशन करेगा। मोहनलाल का नॉर्थ इंडिया में कल्ट फॉलोइंग बढ़ रही है, जिसमें दृश्यम एंड लूसीफर जैसी मूवीज़ का बड़ा रोल है। लेकिन
कलेक्शन 8 से 12 करोड़ एक्सपेक्टेड है। लाइफ टाइम कलेक्शन 80 से 120 करोड़ अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा रहा तो। मेनली बॉलीवुड और नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा डिपेंड करेगी और इन दोनों मूवीज़ का बजट भी अलग अलग है। तो अगर हम फाइनल वर्डिक्ट पर आएँ तो L2 एम्पुरान साउथ और पैन इंडिया लेवल पे डोमिनेट करेगी। भूल चूक माफ का ऑडियंस अलग है, पर अगर एम्पुरान ब्लॉकबस्टर बनी तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर भूल चूक माफ का कंटेंट स्ट्रॉन्ग रहा तो ये मल्टीप्लेक्स और अर्बन ऑडियंस को कैप्चर कर लेगी। फाइनल कंक्लूजन ये है कि अगर L2 एम्पुरान लॉन्ग रन ब्लॉकबस्टर बनी तो भूल चूक माफ का स्क्रीन काउंट और बॉक्स ऑफिस अर्निंग इम्पैक्ट हो सकती है। लेकिन दोनों मूवीज़ एक दूसरे को डायरेक्ट थ्रेट नहीं है क्योंकि ऑडियंस और जॉनर बिल्कुल अलग है। लेकिन कुछ अभी भी हमारे पास एक वो पॉइंट है, इससे हम एक क्लियर विजन मिल पाएगा हमें कि दोनों मूवीज़ एक दूसरे से कितनी डिफरेंट है। तो चलिए भूल चूक माफ की स्टोरी लाइन को अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसके बाद हमें एक क्लियर विजन मिलेगा भूल चूक माफ को लेकर और L2 एम्पुरान को लेकर। बॉलीवुड फिल्मों में नए नए कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करने का ट्रेंड बढ़ रहा है और भूल चूक माफ इसी एक्सपेरिमेंटेशन का एक नया एग्जाम्पल है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी मूवी है जो एक यूनिक टाइम लूप ट्विस्ट के साथ आती है। मूवी के डायरेक्टर करण शर्मा है और लीड रोल में राजकुमार राव नजर आएंगे। ये कहानी सिर्फ एक सिंपल लव स्टोरी नहीं है, बल्कि एक ऐसे कपल की जर्नी दिखाती है जो एक अजीब टाइम लूप में फंस जाते हैं, जिसमें उन्हें बार बार अपनी शादी का दिन, पहले का दिन जीना पड़ता है। मूवी की शूटिंग वाराणसी जैसे कल्चरली रिच सिटी में की गई है, जो कहानी को एक अलग ही चार्म देती है। ये जगह सिर्फ एक बैकड्रॉप नहीं है, बल्कि कहानी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें घाट्स, गलियाँ और वहाँ की रॉ एनर्जी लव स्टोरी को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। कहानी की शुरुआत प्यार, शादी और एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। मूवी की शुरुआत होती है राजकुमार राव के कैरेक्टर से, जो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। वो एक सिंपल, लविंग और इमोशनल बंदा है जो अपनी दुल्हन के साथ एक नया लाइफ स्टार्ट करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है। वेडिंग डेट भी सेट हो चुकी है, 30th ऑफ मंथ। सब कुछ परफेक्ट लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही शादी का दिन आने वाला होता है, एक अजीब हादसा होता है। राजकुमार और उसकी दुल्हन एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। मतलब जो दिन गुजर रहा है वो बार बार रिपीट होने लगता है। हर बार जैसे ही एक सर्टेन पॉइंट पर पहुंचते हैं, सब कुछ रीसेट हो जाता है और उनका प्री वेडिंग डे दोबारा स्टार्ट हो जाता है। पहले तो दोनों को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है, या ये कोई सपना है या कोई सुपर नेचुरल कर्स। पहले शॉक होता है, फिर कन्फ्यूजन बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को रियलाइज़ होता है कि उनके पास एक मौका है हर गलती सुधारने का, हर मोमेंट को बेहतर बनाने का। टाइम लूप का इफ़ेक्ट, मस्ती, गलतियाँ और प्यार की नई परख। जब कोई एक ही दिन बार बार जीने लगता है तो ज़िंदगी एक अजीब डायरेक्शन में चली जाती है। एक तरफ मस्ती होती है क्योंकि उनके पास रीट्राई बटन होता है, जिसमें अगर कोई गलती हो जाए तो अगले लूप में सुधर सकते हैं। दूसरी तरफ हर लूप में नए नए प्रॉब्लम्स भी खड़ी होती है। मस्ती और कॉमेडी का एंगल, जब राजकुमार के कैरेक्टर को समझ आता है कि वो टाइम लूप में है तो पहले तो वो डर जाता है, लेकिन जैसे ही वो लूप को समझने लगता है उसका बिंदास एटीट्यूड एक्टिवेट हो जाता है। वो हर नए लूप में नए नए तरीके ट्राई करता है। एक बार वो अपनी शादी के फंक्शन को एकदम रॉयल स्टाइल में प्लान करता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो कल फिर से सेम दिन स्टार्ट हो जाएगी। एक और लूप में वो अपनी दुल्हन के साथ रैंडम एडवेंचर्स पर निकल जाता है, बिना किसी टेंशन के। कभी कभी वो सिर्फ मज़े के लिए बिना किसी स्ट्रेस के कुछ भी करता, जैसे शादी के स्टेज पर डांस परफॉर्मेंस देना या गेस्ट के साथ प्रैंक्स खेलना। लेकिन जितना ये मस्ती का पार्ट है उतनी ही टेंशन भी, क्योंकि अगर लूप कभी ख़त्म नहीं हुआ तो इमोशनल लेयर, प्यार की सच्ची परख। जब एक कपल बार बार एक ही दिन जीता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि सच्चा प्यार सिर्फ परफेक्ट मोमेंट से नहीं बनता, बल्कि इम्परफेक्शंस और कॉम्प्रोमाइज़ेस से बनता है। राजकुमार का कैरेक्टर रियलाइज़ करता है कि हर छोटी सी बात कितनी ज़रूरी होती है, जैसे अपनी दुल्हन के इमोशन समझना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना और उसकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना।
हर लूप के साथ उनकी रिलेशनशिप इन्वॉल्व होती है। पहले जो आर्ग्यूमेंट्स बड़े लगते थे, अब समझ आता है कि उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये भी दिखाया गया है कि कभी कभी अगर हमें एक और मौका मिले तो हम पिछली गलतियाँ सुधार सकते हैं और भी बेहतर इंसान बन सकते हैं। टाइम लूप से बाहर कैसे निकलेंगे? जब तक राजकुमार राव और उसकी दुल्हन लूप का कोर रीज़न नहीं समझ लेते, तब तक वो उससे बाहर नहीं आ सकते। पिछले लूप्स में जो भी उन्होंने सीखा उसका इस्तेमाल करके वो एक प्लान बनाते हैं। लूप का एक सीक्रेट कनेक्शन होता है उनके पास्ट के किसी इवेंट से, जो शायद उन्होंने पहले सीरियसली नहीं लिया। जैसे ही उनका प्यार एक सेल्फलेस और मैच्योर लेवल पर पहुंचता है, लूप टूटने लगता है। मूवी के क्लाइमैक्स में एक बड़ी इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट होती है जब दोनों को समझ आता है कि ज़िंदगी का असली मज़ा सिर्फ उसे जीने में है, एक ही मोमेंट को परफेक्ट बनाने की टेंशन लेने में नहीं। और फाइनली शादी का दिन आता है, मगर इस बार बिना किसी लूप का। क्यों देखनी चाहिए ये मूवी? तो देखो, अगर आप रिफ्रेशिंग और यूनिक लव स्टोरी देखना चाहते हो जो सिर्फ एक टिपिकल रोमांस या ड्रामा ना हो, तो भूल चूक माफ एक परफेक्ट मूवी है। ये मूवी टाइम लूप कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से दिखाती है जो बॉलीवुड में बहुत ही रेयर है। राजकुमार राव एक की कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल डेप्थ दोनों को हाईलाइट करती है। वाराणसी का स्टनिंग बैकड्रॉप और उसका ट्रेडिशनल कल्चर कहानी को और भी इंटरेस्टिंग, इंट्रीगोइंग और इंगेजिंग बनाता है। लव स्टोरी को सिर्फ रोमांस तक नहीं बल्कि सेल्फ ग्रोथ और मैच्योरिटी तक ले जाती है। कॉमेडी, इमोशंस और थ्रिल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देती है। अगर हम ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो एक मज़ेदार और सोचने पर मजबूर करने वाली ये कहानी है। भूल चूक माफ सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक लेसन भी है जो हमें ये सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी हर रोज़ नए नए सरप्राइजेस से भरी होती है। हर छोटी गलती एक नया सीखने का मौका देती है और हर पल एक अनमोल गिफ्ट होता है। जितना ये मूवी एंटरटेनिंग है उतनी ही मीनिंगफुल भी है। अगर आप एक नया हटके कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखना पसंद करते हैं तो ये चीज़ आपके लिए है और ये आपको सोचने पर भी मजबूर करेगा, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट चॉइस होने वाली है। भूल चूक माफ टीज़र अपडेट। क्या ये मूवी सच में छावा के साथ अटैच हुआ है? तो देखो, बॉलीवुड में एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें फिल्म मेकर्स अपनी अपकमिंग मूवी के टीज़र या अनाउंसमेंट वीडियोस बड़ी मूवीज़ के साथ अटैच कर रहे हैं ताकि उनको ज़्यादा ऑडियंस मिले। इस ट्रेंड का एक लेटेस्ट एग्जाम्पल है भूल चूक माफ का टीज़र, जो विकी कौशल की मूवी छावा की थिएट्रिकल रिलीज़ के साथ अटैच किया गया है। ये स्ट्रैटेजी काफ़ी स्मार्ट है क्योंकि जब कोई बड़ी स्टार स्टडड मूवी रिलीज़ होती है तो लोग अल्टीमेटली और नेचुरली उसे देखने के लिए जाते ही जाते हैं। और इसी दौरान अगर किसी नए प्रोजेक्ट का टीज़र दिखाया जाए तो उसकी भी हाइप बढ़ जाती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या भूल चूक माफ का टीज़र सच में छावा के साथ अटैच हुआ है या किया गया है, तो इस हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा। हम यहाँ पर एक डिटेल को एक्सप्लोर करेंगे फ्रॉम ऑफिशियल कन्फर्मेशंस टू इसका इम्पैक्ट ऑन मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। ओके, सो देखो, भूल चूक माफ एक नया एक्सपेरिमेंट इन बॉलीवुड है। अगर आपको भूल चूक माफ के बारे में नहीं पता तो बता दूं कि एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल्स में हैं। इस मूवी के डायरेक्शन है वो करण शर्मा कर रहे हैं, जो नए और फ्रेश कॉन्सेप्ट के लिए ही जाने जाते हैं। मूवी की कहानी एक टाइम लूप रोमांस पे बेस्ड है जिसमें कपल बार बार एक ही दिन को जीने के लिए मजबूर हो जाता है। ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो बॉलीवुड में पहले ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। इसका टीज़र एक बड़ी अनाउंसमेंट थी और लोग इसे काफ़ी गोली वेट भी कर रहे थे। मेकर्स ने डिसाइड किया कि टीज़र को एक बड़े इवेंट के साथ लॉन्च किया जाए और इसे बेटर टाइमिंग क्या हो सकती थी छावा के साथ अटैच करने की।
क्या ऑफिशियली कंफर्म हुआ है ये? तो देखो, अगर हम ट्रस्टेड बॉलीवुड सोर्सेज की बात करें तो बॉलीवुड हंगामा और ओटीटी प्ले जैसे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि भूल चूक माफ का टीज़र ऑफिशियली छावा के साथ अटैच किया गया है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि मैडॉक फिल्म्स, जो भूल चूक माफ प्रोड्यूस कर रही है, उसने ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है। ओटीटी प्ले की एक रिपोर्ट के मुताबिक भूल चूक माफ का टीज़र इंडिया के लगभग हर मेजर मल्टीप्लेक्स चेन में छावा के प्रिंट के साथ अटैच किया गया है। इसके अलावा आयुष्मान खुर्राना की अपकमिंग मूवी थामा का भी एक अनाउंसमेंट वीडियो छावा देखने आए ऑडियंस को दिखाया जा रहा है। तो हाँ, अगर आपने सोचा था कि ये सिर्फ एक रूमर है तो ये कम्प्लीटली सच है। क्यों अटैच किया गया है छावा के साथ? तो देखो, आप सोच रहे होंगे ना कि मेकर्स ने छावा को ही क्यों चूज़ किया, उसके पीछे भी तो स्ट्रॉन्ग रीजंस है। देखो, विकी कौशल की स्टार्टअप छावा एक हिस्टोरिकल ड्रामा है जो शिवाजी महाराज के सन संभाजी महाराज की लाइफ पर बेस्ड है। विकी कौशल की फ़ैन फॉलोइंग अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्पेशली पोस्ट सैम बहादुर। मेकर्स को पता था कि छावा देखने बहुत लोग आएंगे तो ऑडियंस की रीच मैक्सिमम हो जाएगी। फिर थिएट्रिकल रिलीज़ की टाइमिंग, भूल चूक माफ एक रोमांटिक कॉमेडी है और इसे एक सॉलिड ऑडियंस बेस चाहिए जो थिएटर्स तक आए। छावा हिस्टोरिकल ड्रामा होने के बावजूद मासी एलिमेंट रख दिए, तो इसका मतलब ये है कि हर तरह का ऑडियंस उसे देखने आएगा। इस वजह से इसका टीज़र वहाँ अटैच करने का डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में टीज़र या ट्रेलर अटैच करने का एक ट्रेंड डेवलप हो गया। जैसे मार्वल एंड डीसी अपनी नई मूवीज़ के टीज़र बड़े मूवीज़ के साथ लॉन्च करते हैं, वैसे ही बॉलीवुड भी अभी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रहा है। मैडॉक फिल्म्स ने इस फॉर्मूला को फॉलो किया और उन्होंने कंफर्म किया कि भूल चूक माफ को एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिले इस टीज़र रिलीज़ के थ्रू। ऑडियंस का इस पर रिएक्शन कैसा रहा, अगर हम उसकी बात करें तो जब भी कोई टीज़र थिएट्रिकल रिलीज़ के साथ अटैच होता है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है ऑडियंस का रिएक्शन कैसा था, क्योंकि अल्टीमेटली एक मूवी की सक्सेस काफ़ी डिपेंड करती है इस बात पर कि लोग उसे कैसे परसीव करते हैं, राइट। तो देखो, सोशल मीडिया रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ट्विटर और वी कैन से एक्स पर कई लोगों ने लिखा कि उन्होंने भूल चूक माफ का टीज़र देखा और उनको ये काफ़ी फ्रेश लगा। कई लोग सरप्राइज्ड थे कि वामिका कभी एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड प्रोजेक्ट में लीड रोल कर रही हैं, क्योंकि उनका काम ज़्यादातर ओटीटी पर देखा गया है। फिर है राजकुमार राव की कॉमिक टाइमिंग और टाइम लूप कॉन्सेप्ट ने लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया। यूट्यूब और इंस्टाग्राम कमेंट्स की अगर हम बात करें तो जब ये टीज़र ऑनलाइन लॉन्च किया गया तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम में लोगों ने इसके यूनिक स्टोरी लाइन और फ्रेश पेयरिंग की तारीफ की। कई यूजर्स ने कहा कि ये एक हटके रोम कॉम लग रही है जो बॉलीवुड में ज़्यादा नहीं बनती। फिर कुछ लोगों ने इसे बार बार देखो और लूप लपेटा जैसी मूवी से कंपेयर किया, लेकिन उनको इसकी कॉमेडी और सेटअप और फ्रेश लगा। आगे हम इस मूवी से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो देखो, जब किसी मूवी का टीज़र एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होता है ना, तो मेकर्स के लिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन होता है कि उनकी मूवी को बज़ मिल रहा है। अब भूल चूक माफ के मेकर्स क्या नेक्स्ट मूव कर सकते हैं? ट्रेलर का लॉन्च, जब टीज़र ने इतना अच्छा रिस्पांस ले लिया है तो मेकर्स इस मोमेंटम को लूज़ नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2025 तक इसका फुल फ्लेज्ड ट्रेलर रिलीज़ हो जाएगा। प्रमोशंस एंड इंटरव्यूज़ की अगर बात करें तो राजकुमार राव और वामिका गब्बी इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करेंगे, जिसमें वो मूवी के कॉन्सेप्ट और अपनी जर्नी के बारे में बात करेंगे। बिहाइंड द सीन्स कंटेंट भी शायद शेयर किया जाए ताकि एक्साइटमेंट बनी रहे। म्यूज़िक रिलीज़ है तो एक रोम कॉम मूवी में सॉन्ग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इस मूवी के म्यूज़िक पर भी काफ़ी फोकस होने वाला है और मई 2025 तक इसका फर्स्ट सॉन्ग रिलीज़ हो सकता है। फाइनल रिलीज़ डेट जो है मूवी की एक्सपेक्टेड रिलीज़ जो हो सकती है वो जून और जुलाई 2025 तक हो सकती है। थिएट्रिकल बज़ की बात करें तो इस वजह से मेकर्स इसको एक प्रॉपर हॉलीडे वीकेंड पर रिलीज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक कंक्लूजन पर आ जाते हैं कि भूल चूक माफ
को मिल रहा है कैसा हाइप। तो देखो, अगर देखा जाए तो भूल चूक माफ़ की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही है। छावा जैसे बड़ी मूवी के साथ अटैच करने का स्मार्ट मूव था और ऑडियंस का रिस्पांस भी काफ़ी पॉजिटिव रहा। अगर आप एक फ्रेश कॉन्सेप्ट टाइम लूप वाली लव स्टोरी देखने में इंटरेस्टेड हैं तो भूल चूक माफ़ एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है। क्या आप एक्साइटेड है इस मूवी को लेकर? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका टीज़र कैसा लगा। भूल चूक माफ़ एक अपकमिंग बॉलीवुड मूवी है जिसमें राजकुमार राव और वामिका गब्बी लीड रोल्स में हैं। इस मूवी का सेंट्रल थीम जो है टाइम लूप है, जिसमें कैरेक्टर्स एक ही दिन को बार बार जीने पर मजबूर होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हॉलीवुड और वर्ल्ड सिनेमा में पहले भी एक्सप्लोर किया गया है। इस आर्टिकल में हम भूल चूक माफ़ की कहानी के इंस्पिरेशन और इसी तरह की कुछ हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। भूल चूक माफ़ की कहानी वाराणसी के बैकड्रॉप में सेट है, जहां राजकुमार राव और वामिका गब्बी के कैरेक्टर्स अपनी शादी के दिन एक टाइम लूप में फंस जाते हैं। हर दिन शादी के रस्में होते हैं, हल्दी सेरेमनी रिपीट होती है और वो इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट पहली बार हॉलीवुड की 1993 की मूवी ग्राउंड हॉग डे से पॉपुलर हुआ था, जिसमें बिल मोरे के कैरेक्टर एक ही दिन को बार बार जीता है। इस मूवी ने टाइम लूप जॉनर को मेन स्ट्रीम में लाया और बाद में कई फिल्म मेकर्स ने इस कॉन्सेप्ट को अपनी स्टोरीज में इंक्लूड किया। भूल चूक माफ़ भी इसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए एक यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव के साथ टाइम लूप कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट करती है। फिर वहीं अगर हम बात करें सिमिलर हॉलीवुड मूवीज़ जो टाइम लूप कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो देखो, टाइम लूप कॉन्सेप्ट पर कई हॉलीवुड मूवीज़ बनी हैं जो अलग अलग जॉनर्स और नैरेटिव को एक्सप्लोर करती है। नीश कुछ प्रोमिनेंट फिल्म्स की लिस्ट दी गई है, वो हम लोग समझते हैं। तो एक है ग्राउंड हॉग डे जो आई थी 1993 में। ये मूवी एक साइनिकल टीवी वेदरमैन की कहानी है जो एक छोटी सी टाउन में ग्राउंड हॉग डे कवर करते वक्त एक टाइम लूप में फंस जाता है। हर सुबह वो सेम दिन पे उठता है और धीरे धीरे अपना जीवन और व्यवहार को बदलने लगता है। इस मूवी को टाइम लूप जॉनर का पायनियर माना जाता है। फिर एक है एज ऑफ टुमारो 2014 में आई थी। टॉम क्रूज और एमिली ब्लंट स्टारर ये साइंस फिक्शन एक्शन मूवी एक ऐसी सोल्जर की कहानी थी जो एलियन इन्वेजन के दौरान मरने के बाद हर बार सेम दिन पे वापस आ जाता है। वो हर लूप में अपनी स्किल्स इम्प्रूव करता है ताकि इन्वेजन को रोका जा सके। फिर है हैप्पी डेथ डे जो आई थी 2017 में। इस हॉरर कॉमेडी मूवी में एक कॉलेज स्टूडेंट अपनी बर्थडे के दिन मर्डर होती है और फिर वो फिर से वही दिन जीने लगती है। वो अपने किलर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है ताकि साइकिल से वो बाहर निकल सके। फिर है पाम स्प्रिंग्स 2020 में आई थी। ये रोमांटिक कॉमेडी दो स्ट्रेंजर्स की कहानी है जो एक वेडिंग के दौरान टाइम लूप में फंस जाते हैं। वो साथ मिलकर इस सिचुएशन को समझने और एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर एक और है, वो है 12 डेट्स ऑफ क्रिसमस। ये आई थी 2011 में। इस टेलीविज़न मूवी में एक औरत क्रिसमस ईव पे बार बार सेम ब्लाइंड डेट जीती है जो उसे अपनी गलतियों को सुधारने और प्यार को समझने का मौका देती है। सी यू यस्टरडे ये मूवी दो टीनेज प्रोडिजीज की कहानी है जो टाइम ट्रैवल डिवाइस बनाते हैं ताकि अपने भाई की मौत को रोका जा सके। इस प्रोसेस में वो कई चैलेंजेस फेस करते। फिर एक है वैंडिट्स जो 2022 में आई थी। इस कॉमेडी मूवी में कुछ इनकॉम्पिटेंट क्रिमिनल्स एक बिंगो हॉल लूटने की कोशिश करते हैं और एक टाइम लूप में फंस जाते हैं जहां उनकी हाइस्ट बार बार फेल होती है। टाइम लूप कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी और उसका थीम देखो, टाइम लूप कॉन्सेप्ट फिल्म मेकर्स को कई नैरेटिव पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करने का मौका देते हैं। इस कॉन्सेप्ट की पॉपुलैरिटी के कुछ रीजंस हैं, जैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट। कैरेक्टर्स को अपनी गलतियों से सीखने
और पर्सनल ग्रोथ दिखाने का मौका मिलता है। मोरल लेसन्स स्टोरीज में मॉरल या फिलोसफिकल थीम्स को एक्सप्लोर करने का तरीका आसान हो जाता है। नैरेटिव एक्सपेरिमेंटेशंस की बात करें तो फिल्म मेकर्स नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिव स्ट्रक्चर्स यूज़ कर सकते हैं। ऑडियंस इंगेजमेंट रिपीटेटिव सिनारियोज के बावजूद हर लूप में नए एलिमेंट ऐड करके ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बनाए रखी जा सकती है। भूल चूक माफ़ का यूनिक इंडियन पर्सपेक्टिव। भूल चूक माफ़ टाइम लूप कॉन्सेप्ट को इंडियन कल्चर कॉन्टेक्स्ट में सेट करती है, स्पेशली वाराणसी के बैकड्रॉप में। शादी और उसकी रस्में इंडियन सोसाइटी का इंटीग्रल पार्ट है और इन्हें टाइम लूप के साथ कंबाइन करके मूवी को एक यूनिक नैरेटिव प्रेजेंट करवाती है। राजकुमार राव और वामिका गब्बी की फ्रेश पेयरिंग और वाराणसी की कल्चरल रिचनेस मूवी को डिस्टिंक्टिव बनाती है। टाइम लूप कॉन्सेप्ट एक वर्सेटाइल नैरेटिव टूल है जो अलग अलग जॉनर्स में एक्सप्लोर किया गया है। भूल चूक माफ़ इस ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हैं एक इंडियन पर्सपेक्टिव में। इस कॉन्सेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं। इस मूवी का एंटिसिपेशन बहुत ही हाई है और देखना ये होगा कि क्या ये ऑडियंस और क्रिटिक्स के बीच कैसा परफॉर्म करती है। भूल चूक माफ़ और जाट दोनों ही बॉलीवुड की बहुत ही मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है जो 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ होने जा रही है। इस तारीख को बैसाखी का त्यौहार भी मनाया जाता है इस दिन, जो पंजाबी समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। ये दोनों फिल्में अलग अलग जॉनर्स और थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं और इनका एक ही दिन रिलीज़ होना बॉक्स ऑफिस पर एक इंटरेस्टिंग क्लैश का संकेत देता है। भूल चूक माफ़ एक नज़र में स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम। लीड एक्टर्स हैं इसके राजकुमार राव और वामिका गब्बी। प्रोडक्शन हाउस है मेडॉक फिल्म्स। कहानी क्या है और थीम तो देखो, भूल चूक माफ़ एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जहां कहानी वाराणसी के संदर्भ में सेट है। इस मूवी का सेंट्रल थीम टाइम लूप है जिसमें कैरेक्टर्स अपनी शादी के दिन बार बार जीने पर मजबूर होते हैं। हर दिन वही शादी की रस्में और हल्दी सेरेमनी रिपीट होती है और वो इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। टीज़र एंड म्यूज़िक की बात करें तो मूवी का 1.23 मिनट का टीज़र पहले ही रिलीज़ हो चुका है, यानी 1 मिनट 23 सेकेंड का टीज़र जो ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। इसमें लेट 2000s के एक पॉपुलर हिंदी गाने का रिक्रिएशन भी शामिल है जो नॉस्टैल्जिक का टच देता है। फिर अगर हम बात करें जाट एक, तो देखो स्टार कास्ट और प्रोडक्शन टीम की बात करें तो लीड एक्टर सनी देओल, सपोर्टिंग कास्ट रणदीप हुडा, विनीत कुमार सिंह, रजीना कैसेंड्रा, सायामी खेर, डायरेक्टर हैं गोपीचंद मलेनिनी। प्रोडक्शन हाउस है मैत्री मूवी मेकर्स। कहानी और थीम क्या है इसकी, तो देखो जाट एक एक्शन पैक्ड एंटरटेनर है जो सनी देओल के गदर 2 जो 2023 के बाद पहली मूवी है। इस मूवी की कहानी एक आम आदमी की कहानी है जो सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ता है जो सही है उसके लिए। ये कहानी कई रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रेरित है जिससे डायरेक्टर गोपीचंद मलिनेनी ने अडैप्ट किया है। टीज़र और रिलीज़ स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो मूवी का टीज़र अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल के साथ अटैच किया गया था जो 5 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। इस स्ट्रैटेजिक मूव ने जाट को पहले ही काफ़ी बज़ दिलाया है। फिर हम बात करते हैं रिलीज़ डेट और बॉक्स ऑफिस क्लैश की। दोनों मूवी 10 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हो रही है जो बैसाखी के वीकेंड के आसपास है। बैसाखी पंजाबी समुदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र महत्वपूर्ण फेस्टिवल है और सनी देओल की पंजाबी कम्युनिटी में स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग को देखते हुए ये रिलीज़ डेट उनके लिए एडवांटेजेस हो सकती है। डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ की अगर बात करें तो देखो जॉनर एंड थीम भूल चूक माफ़ टाइम लूप पर आधारित है। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो शादी और उसकी रस्मों को एक्सप्लोर करती है। वहीं जाट एक एक्शन थ्रिलर है जो एक आम आदमी की सिस्टम के खिलाफ लड़ाई को दिखाती है। स्टार पावर की बात करें तो भूल चूक माफ़ राजकुमार राव एक वर्सेटाइल एक्टर हैं जो अपनी एक्टिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। वामिका गब्बी भी अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए सराहा किया जाती हैं। फिर हैं जाट सनी देओल एक एस्टैब्लिश्ड एक्शन स्टार हैं और उनकी प्रेजेंस मूवी को
मास अपील देती है। टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें तो भूल चूक माफ यूथ और अर्बन ऑडियंस को टारगेट करती है, जो यूनिक नैरेटिव और कंटेम्प्रेरी थीम्स पसंद करते हैं। जाट मास ऑडियंस स्पेशली एक्शन लवर्स और सनी देओल के फैंस को टारगेट करती है। प्रोडक्शन हाउस भूल चूक माफ मेडॉक फिल्म्स जो इनोवेटिव कंटेंट के लिए जाने जाते हैं। जाट माइत्री मूवी मेकर्स जो पहले भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स प्रोड्यूस कर चुके हैं। अगर हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो भूल चूक माफ टीज़र को छावा के साथ अटैच किया गया था, जो एक स्ट्रैटेजिक मूव था ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए। जाट टीज़र को पुष्पा 2 के साथ रिलीज़ किया गया, जो एक ब्लॉकबस्टर थी। इससे मूवी को पहले से ही बज़ मिला। फिर अगर हम बात करें एंटिसिपेटेड बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो दोनों फिल्में अपने अपने स्ट्रेंथ्स के साथ आती है। भूल चूक माफ का यूनिक कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस उसके फेवर में है, जबकि जाट का एक्शन पैक नैरेटिव और सनी देओल की स्टार पावर उसे एज देती है। बैसाखी के मौके पर रिलीज़ होने के कारण दोनों फिल्मों का उनको पंजाबी ऑडियंस से फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन दोनों मूवीज़ को एक ही दिन रिलीज़ होना बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस पर असर डाल सकता है। और ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सी मूवी ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। अगर इसकी टारगेट ऑडियंस की बात की जाए तो भूल चूक माफ के जो टारगेट ऑडियंस है वो यूथ और अर्बन ऑडियंस को टारगेट करती है, जो एक्सपेरिमेंटल नैरेटिव और कंटेम्प्रेरी थीम्स पर को पसंद करते हैं। वहीं जाट मूवी जो है वो मास ऑडियंस और सनी देओल के ट्रेडिशनल फैन बेस को टारगेट करती है, जो हाई ऑक्टेन एक्शन और स्ट्रॉन्ग मॉरल स्टोरी टेलिंग को अप्रिशिएट करते हैं। सिटिंग एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भूल चूक माफ वाराणसी के कल्चरल बैकड्रॉप में सेट है, जो इंडियन वेडिंग ट्रेडिशंस और रिचुअल्स को हाईलाइट करती है। वहीं जाट एक बॉर्डर सेटिंग में है, जो कॉमन मैन स्ट्रगल और सोसाइटल इश्यूज़ को एड्रेस करती है। डायरेक्टोरियल अप्रोच की अगर बात की जाए तो भूल चूक माफ करण शर्मा द्वारा डायरेक्ट की गई है, जो एक फ्रेश पर्सपेक्टिव और इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स लाते हैं। वहीं जाट गोपी चंद द्वारा डायरेक्ट की गई है, जो एक्शन जॉनर में अपनी एक्सपर्टीज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाल सकती है। बहुत सारे की फैक्टर्स हैं जो इस क्लैश को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसमें से तो ये स्क्रीन शेयर हो गया, और सेकंड जो है वो है ऑडियंस डिवीजन। डिफरेंट जॉनर्स होने के बावजूद ऑडियंस का ओवरलैप हो सकता है, जो कलेक्शंस को स्प्लिट कर सकता है। और अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ की बात करें तो इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन और प्रमोशन क्रिटिकल होंगे, ताकि ऑडियंस अटेंशन ग्रैब किया जा सके। एम्पुरान मूवी का मीनिंग और सिग्निफिकेंस, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखो, एम्पुरान टाइटल का मीनिंग सिर्फ एक सिंपल ट्रांसलेशन तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक गहरा फिलोसफिकल और सिनेमैटिक सिग्निफिकेंस है। डायरेक्टर एक्टर पृथ्वीराज सुकुमारन ने खुद एक इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि एम्पुरान का मतलब होता है मोर देन अ किंग एंड लेस देन अ गॉड, यानी एक ऐसी शक्ति और अधिकार वाले इंसान की कहानी जो सम्राट भी है पर भगवान जितना डिवाइन नहीं है। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक टाइटल तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि लूसीफर जो 2019 के सीक्वल का पूरा एसेंस इसी शब्द में छुपा है। एम्पुरान का लिटरल मीनिंग, मलयालम भाषा में एम्पुरान एक पुराने शब्द एम्पेरन से निकला है, जो नॉर्मली एक ओवरलॉर्ड या एब्सोल्यूट अथॉरिटी को रेफर करते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करता है जो राजाओं से भी बड़ा है, एक ऐसा शख्स जो किसी भी सामान्य सम्राट से ज़्यादा ताकत रखता है। अगर हम इसे हिंदू और द्रविडियन माइथोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो एम्पुरान एक डिवाइन पावरफुल का भी इंडिकेशन देता है, लेकिन एक ऐसे लेवल पर जो भगवान से एक कदम नीचे है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एम्पुरान सिर्फ एक अर्थली रूलर नहीं है, बल्कि एक मास्टरमाइंड स्ट्रैटेजिस्ट और एक अल्टीमेट पावर का सिंबल है। लूसीफर से एम्पुरान तक एक लेगेसी की कहानी। अगर आपने लूसीफर देखी है तो आपको पता होगा कि मोहनलाल का कैरेक्टर स्टीफन नेडुम्पाली सिर्फ एक पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं था, वो एक मास्टरमाइंड था जो पॉलिटिक्स, क्राइम और पावर के बीच एक ऐसी चाल चल रहा था जो किसी भी नॉर्मल इंसान की समझ के बाहर थी।
लूसीफर के एंड तक आते आते जब ये रिवील होता है कि स्टीफन न्यूडेम्पली का असली नाम हुरेशी अब्राम है, तब ये एक नई माइथोलॉजी को जन्म देता है। लूसीफर का सीक्वल जो एम्पुरान है वो इसी कॉन्सेप्ट को आगे ले जाता है कि स्टीफन सिर्फ एक अंडरवर्ल्ड का डॉन नहीं बल्कि एक ओवरलॉर्ड है, एक ऐसी एंटाइटी जो किसी भी पॉलिटिकल या क्रिमिनल सेटअप को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। ये टाइटल एम्पुरान इस बात को सिग्निफाई करता है कि स्टीफन अब एक राजा नहीं रहा बल्कि अब वो दुनिया के रूल्स डिफाइन करने वाले लोगों में से एक है। वो पावर का एक अल्टीमेट फॉर्म है जो लोगों के ऊपर है पर भगवान की तरह अमर नहीं है। एम्पुरान का माइथोलॉजिकल और रिलीजियस एंगल, अगर हम इंडियन माइथोलॉजी और रिलीजियस बिलीव्स की बात करें या उसकी तरफ देखें तो कई कॉन्सेप्ट हैं जो एम्पुरान के मीनिंग से मैच करते हैं। शिव और विष्णु के अवतार में एक ऐसे ओवरलॉर्ड का कॉन्सेप्ट है जो एक डिवाइन पावर के इक्विवेलेंट होता है पर भगवान नहीं होता। महाभारत में कृष्णा भी एक ऐसे रोल में है जो एक राजा भी हैं, एक स्ट्रैटेजिस्ट भी हैं और एक डिवाइन फिगर भी, पर वो भगवान की कंप्लीट फॉर्म नहीं है। तमिल और मलयालम कल्चर में ऐसे ओवरलॉर्ड फिगर्स का कॉन्सेप्ट है जो एक शासक से भी ऊपर होते हैं, जो एक सम्राट से भी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज सुकुमारन ने जब एम्पुरान टाइटल चूज़ किया तो उन्होंने सिर्फ एक पावरफुल पॉलिटिशियन या अंडरवर्ल्ड डॉन का आइडिया नहीं रखा बल्कि एक ऐसे शासक की कहानी दिखाने का प्लान किया जो दुनिया के पावर डायनामिक्स को चेंज कर सकता है। एम्पुरान इन मॉडर्न पॉलिटिकल पावर एंड स्ट्रक्चर, अगर हम कंटेम्प्रेरी दुनिया में देखें तो हम देख सकते हैं कि दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो एक सम्राट से भी ज़्यादा पावरफुल हैं पर भगवान नहीं है। जैसे कि वर्ल्ड के बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो राजनीति को एक गेम की तरह चलाते, जो राजा भी होते और एक मास्टरमाइंड भी। अंडरवर्ल्ड और माफिया बॉसेस जो एक छुपा हुआ रूल चलाते हैं जो दुनिया के बड़े पावरफुल लोगों से ज़्यादा असर डाल सकते हैं। कॉरपोरेट टाइकून्स और बिजनेस ओवरलॉर्ड जो राजनीति में डायरेक्टली नहीं होते पर पूरी इकॉनमी को कंट्रोल कर सकते हैं। एम्पुरान का कॉन्सेप्ट यही है कि कैसे एक इंसान दुनिया के इन सब पावर सर्कल्स को अपने हिसाब से चला सकता है बिना किसी ऑफिशियल टाइटल के भी। एम्पुरान और लूसीफर यूनिवर्स के एक्सपेंशंस हैं। पृथ्वीराज सुकुमारन ने कंफर्म किया है कि एम्पुरान सिर्फ एक सीक्वल नहीं है बल्कि एक यूनिवर्स बिल्डिंग मूवी है। इसका मतलब ये है कि लूसीफर का जो कैरेक्टर था वो सिर्फ एक शुरुआत थी लेकिन एम्पुरान उसका पूरा इवोल्यूशन है। ये गॉड फादर पार्ट 2 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें स्टीफन सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल ओवरलॉर्ड बनेगा। मूवी में एक बड़ा इंटरनेशनल क्राइम और पॉलिटिक्स एंगल होगा जो इसे सिर्फ एक इंडियन गैंगस्टर मूवी से एक वर्ल्ड क्लास पॉलिटिकल थ्रिलर बनाएगा। एक इंसान का कैसा एब्सोल्यूट पावर की तरफ बढ़ना होता है और उस पावर का क्या नतीजा होता है ये भी एक्सप्लोर किया जाएगा। ये सब इंडिकेट करता है कि एम्पुरान एक मास और क्लास दोनों के लिए थ्रिलिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होने वाला है। एम्पुरान एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मास्टरमाइंड की कहानी है। अगर हम इस मूवी को साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल एंगल से देखें तो ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो दुनिया के रूल्स चेंज करना चाहता है। वो सिर्फ पावर नहीं चाहता बल्कि वो दुनिया के नए रूल्स सेट करना चाहता है। उसकी कहानी एक अंडरडॉग से एक मास्टरमाइंड ओवरलॉर्ड बनने की कहानी है। वो किसी देश के सम्राट नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया के शासक जैसा बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन एम्पुरान का असल मीनिंग है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो शुरुआत में एक आम आदमी था पर अब दुनिया का एक ओवरलॉर्ड बन चुका है। तो अगर हम एक कंक्लूजन पे आए तो क्यों एम्पुरान एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है? अगर हम एम्पुरान का मीनिंग और इसका लूसीफर यूनिवर्स में रोल देखें तो ये सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक पावर और कंट्रोल का फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है। ये किंग मेकर की कहानी है जो राजाओं को कंट्रोल कर सकता है। ये एक मास्टरमाइंड की कहानी है जो रूल्स बनाता है और बदल भी सकता है।
ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो पॉलिटिक्स, क्राइम और ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर्स का एक अल्टीमेट प्लेयर बन चुका है। अगर लूसीफर एक पावर गेम का इंट्रोडक्शन था तो एम्पुरान अल्टीमेट पावर प्ले होने वाला है। ये एक सिंपल गैंगस्टर मूवी नहीं होगी बल्कि एक मास्टरमाइंड ओवरलॉर्ड की जर्नी होगी जो दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और पावर से भी बड़ा है। मोर देन अ किंग बट लेस देन अ गॉड, बस यही एम्पुरान का एक्चुअल मीनिंग है। L2 एम्पुरान का ट्रेलर तो आ चुका है तो इसका रिव्यू भी कर देते हैं। मोहनलाल्स अल्टीमेट पावर प्ले रिटर्न 2019 की ब्लॉकबस्टर लूसीफर की सीक्वल L2 एम्पुरान का मच अवेटेड ट्रेलर फाइनली रिलीज हो चुका है। लेकिन ये ट्रेलर एक प्लान्ड लॉन्च नहीं था बल्कि एक लीक की वजह से मेकर्स को इसे पहले रिलीज़ करना पड़ा, जिसमें एक 3 मिनट 50 सेकंड का पावर पैक्ड क्लिप्स दिया गया है जिसमें मोहनलाल का आइकॉनिक कैरेक्टर स्टीफन एज नोन एज खुरेशी अब्राम एक और भी पावरफुल अवतार में वापस आता है। ट्रेलर सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्शन थ्रिलर होने का प्रॉमिस नहीं करता बल्कि ये दिखाता है कि एम्पुरान एक ग्लोबल लेवल सागा होने वाला है जो पॉलिटिक्स, क्राइम, पावर स्ट्रगल्स और बिट्रेयल से भरी होगी। सचिन खिरेकर के डायलॉग से ट्रेलर की शुरुआत होती है जो ये कुरैशी अब्राम एक बार फिर धमाकेदार कमबैक कर रहे हैं। उनका ऑरा और बॉडी लैंग्वेज एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस और मास्टरमाइंड कैरेक्टर का इंडिकेशन देती है। लूसीफर में उनका रोल ऑलरेडी लार्जर देन लाइफ था पर यहाँ और भी पावरफुल अवतार में दिख रहा है। एक मास्टरमाइंड जो सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं बल्कि ग्लोबल क्राइम और पावर सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहा है। ग्रैंड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, हॉलीवुड लेवल प्रोडक्शन, पृथ्वीराज सुकुमारन का डायरेक्शन और विजुअल्स बहुत ही हाई क्वालिटी के हैं। इंटरनेशनल लोकेशंस, ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस और वीएफएक्स इफेक्ट वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं। आईमैक्स में ये मूवी एक विजुअल ट्रीट होने वाली है। कैमरा एंगल्स एंड बैकग्राउंड स्कोर एक ग्लोबल थ्रिलर की फील देते हैं। हाई इंटेंसिटी एक्शन सीक्वेंसेस, ट्रेलर में जो एक्शन शॉट्स दिखाए गए हैं वो इंटेंस और रियल लगते हैं। गन फाइट्स, चेस सीक्वेंसेस, पावर पैक डायलॉग्स मूवी का टोन सेट करते हैं। खुरेशी अब्राम का एक प्रॉपर एक्शन हीरो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है। मिस्ट्री, सस्पेंस और थ्रिल का परफेक्ट ब्लेंड। ट्रेलर में पूरी कहानी रिवील नहीं की गई है, सिर्फ एक टीजर दिया गया है। स्टीफन एक हीरो है या एक एंटी हीरो, ये सस्पेंस ऑडियंस को इंट्रिग्यू कर रहा है। अंडरवर्ल्ड पॉलिटिक्स और बिट्रेयल की लेयर्ड स्टोरी टेलिंग दिख रही है। ट्रेलर के नेगेटिव पॉइंट्स, स्टोरी रिवील कम हुई है, ऑडियंस को कन्फ्यूजन हो सकती है। ट्रेलर बहुत मिस्टीरियस है और एक सॉलिड प्लॉट लाइन नहीं बताता। कुछ लोग इसको ज़्यादा क्रिप्टिक कह सकते हैं क्योंकि स्टोरी
Malayalam movie in IMAX a historic milestone। ये क्या है? देखो, मोहनलाल की मच अवेटेड मूवी एम्पुरान, ऑल्सो नोन एज L2 एम्पुरान, अब सिर्फ एक सीक्वल या ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि मलयालम सिनेमा के लिए एक नया हिस्टोरिक मोमेंट बनने जा रही है। ये मलयालम मूवी इंडस्ट्री की पहली मूवी होगी जो IMAX फॉर्मेट में रिलीज़ होगी, जो इंडस्ट्री की टेक्निकल और सिनेमेटिक इवोल्यूशन में एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है। IMAX एक हाई रेजोल्यूशन सिनेमेटिक फॉर्मेट है जो विजुअल और साउंड एक्सपीरियंस को मैक्सिमम लेवल तक इन्हांस करता है, और अब तक सिर्फ बॉलीवुड और साउथ इंडियन बिग बजट फिल्म्स ने ही इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ होने का मौका पाया, लेकिन अब एम्पुरान के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री भी IMAX एरा में एंटर कर रही है। इस डिटेल एनालिसिस में हम आपको बताते हैं कि IMAX फॉर्मेट का सिग्निफिकेंस, एम्पुरान के लिए IMAX का इम्पैक्ट, मलयालम मूवीज़ जो अब तक IMAX में नहीं आई, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे एम्पुरान मलयालम सिनेमा के फ्यूचर को रीडिफाइन कर सकती है। IMAX फॉर्मेट क्या है और ये इतना स्पेशल क्यों है? तो देखो, IMAX द अल्टीमेट सिनेमेटिक एक्सपीरियंस, IMAX इमेज मैक्सिमम एक हाई रेजोल्यूशन मूवी फॉर्मेट है जो क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स और लार्जर देन लाइफ स्क्रीन साइज देता है। पावरफुल सराउंडेड साउंड सिस्टम के साथ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस बनाता है। एस्पेक्ट रेशियो बड़ा होता है जो और डिटेल्स और डेप्थ दिखाता है। हाई डायनामिक रेंज यानी HDR और लेजर प्रोजेक्शन से हर सीन ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। IMAX मूवीज़ का ट्रेंड साउथ सिनेमा में ग्रोथ, देखो साउथ इंडियन मूवीज़ में IMAX का ट्रेंड रिसेंट ईयर्स में ग्रो हुआ है, जिसमें RRR जो 2022 में तेलुगु मूवी ने फर्स्ट टाइम IMAX में रिलीज़ होकर रिकॉर्ड सेट किया। फिर है KGF चैप्टर 2 2022 में आई, कन्नड़ा फिल्म में भी IMAX में रिलीज़ हुई और मास ऑडियंस अट्रैक्ट किया। फिर है लियो, ये भी 2023 में आई, तमिल मूवी जो विजय की ब्लॉकबस्टर मूवी थी, वो भी IMAX फॉर्मेट में आई। कल्कि 2898 AD 2024 में आई, तेलुगु मूवी जो IMAX में आने वाली बिगेस्ट साइंस फिक्शन मूवी है, लेकिन अब तक कोई भी मलयालम मूवी IMAX फॉर्मेट में नहीं आई। एम्पुरान ये हिस्ट्री तोड़ने वाली पहली मूवी बनेगी। एम्पुरान का IMAX में आना क्या सिग्निफाई करता है? तो देखो, एम्पुरान सिर्फ एक सीक्वल तो नहीं है बल्कि मलयालम सिनेमा के स्केल को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रही है। मोहनलाल और पृथ्वीराज सुकुमारन का ग्रैंड विजन, लूसीफर 2019 में जो आई थी, मलयालम सिनेमा की फर्स्ट 200 से ऊपर क्लब में 200 करोड़ क्लब में मूवी बनी। एम्पुरान इस यूनिवर्स को और बड़ा करेगी एक पैन इंडिया और ग्लोबल स्केल पर। पृथ्वीराज सुकुमारन जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उनका विजन एक लार्ज स्केल सिनेमेटिक एक्सपीरियंस लाना है। IMAX में रिलीज़ होने का मतलब है कि ये मूवी सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि पैन इंडिया और ग्लोबल ऑडियंस के लिए रेडी हो रही है। एक्शन सीक्वेंसेस और सिनेमैटिक स्केल, एम्पुरान में लार्जर देन लाइफ एक्शन और ग्लोबल लेवल सीक्वेंसेस होने वाली हैं तो IMAX में और भी ग्रैंड लगेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल लोकेशंस पे शूटिंग हो रही है, जैसे कि USA, मिडिल ईस्ट, यूरोप एंड रशिया। हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स स्पेसिफिकली IMAX के लिए डिज़ाइन किए जा रहे हैं। VFX और सिनेमेटोग्राफी वर्ल्ड क्लास होने वाली है जो इसे जॉन विक या मिशन इम्पॉसिबल लेवल तक बना सकती है। IMAX का मलयालम सिनेमा में आना एक न्यू रिवॉल्यूशन। एम्पुरान का IMAX रिलीज़ एक ट्रेंड सेटर मोमेंट होगा जो मलयालम फिल्म मेकर्स को मोटिवेट करेगा कि फ्यूचर मूवीज़ में भी IMAX का यूज़ करें। क्या कोई मलयालम मूवी पहले IMAX में रिलीज़ हुई है? पास्ट अटेम्प्ट, मलयालम मूवीज़ का लिमिटेड स्कोप, अब तक कोई भी फुल फ्लेश्ड मलयालम मूवी IMAX में रिलीज़ नहीं हुई है। मराकर लायन ऑफ अरेबियन सी 2021 में आई थी। ये एक विजुअली स्टनिंग पीरियड ड्रामा थी लेकिन IMAX फॉर्मेट में नहीं आई थी। फिर है मिन्नल मुराली
जो 2021 की मूवी है, फर्स्ट मलयालम सुपर हीरो मूवी थी जो आईमैक्स वर्दी थी, लेकिन नेटफ्लिक्स एक्सक्लूसिव रिलीज़ होने की वजह से आईमैक्स में नहीं आ पाई। फिर 2018 मूवी जो 2023 में रिलीज़ हुई, इंडिया का ऑस्कर एंट्री था, लेकिन आईमैक्स फॉर्मेट में रिलीज़ नहीं हुई थी। क्या एम पुराण के बाद मलयालम मूवीज़ आईमैक्स में आएंगी? देखो, एम पुराण के बाद मलयालम फिल्म मेकर्स भी बिगर स्क्रीन फॉर्मेट पे फोकस करेंगे। फ्यूचर मूवीज़ जैसे L3 अगर एम पुराण का सीक्वल होता, या कोई एक्शन हैवी मूवी भी आईमैक्स में आ सकती है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के बजट्स और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और इम्प्रूव हो सकते हैं इस आईमैक्स की वजह से। बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन आईमैक्स कितना हेल्प करता है? देखो, बॉक्स ऑफिस प्रोडक्शन में तो एम पुराण आईमैक्स से कितना कमा सकती है, ये भी एक पॉइंट है। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि आईमैक्स रिलीज एम पुराण का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 10 से 15% बूस्ट कर सकता है। आईमैक्स टिकट नॉर्मल से 2 से 3 गुना ज़्यादा प्राइस में बिकते हैं। ग्लोबल ऑडियंस आईमैक्स वर्जन्स को ज़्यादा प्रेफर करती है, तो ओवरसीज़ कलेक्शन और ज़्यादा हो सकता है। मलयालम सिनेमा के लिए एक नई प्रीमियम ऑडियंस बेस का क्रिएशन होगा। ओपनिंग डे कलेक्शन ट्रेड एक्सपर्ट्स के मुताबिक एम पुराण का फर्स्ट डे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 40 से 50 करोड़ तक हो सकता है। अगर आईमैक्स स्क्रीन पे भी स्ट्रॉन्ग डिमांड रही तो 50 करोड़ से ऊपर फर्स्ट डे अचीव हो